हेलो स्टूडेंट्स, आज नए चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वंशागत के आणविक आधार का पहला टॉपिक डीएनए, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। आज उसी के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं, केवल उसके शुगर के आधार पर उसका नामकरण अलग अलग हो जाता है। डीएनए, जिसको हम सभी जानते हैं कि जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर हैं हमारे आसपास, जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वे छोटे मस्कीटो से लेके हाथी तक, आदमी तक, जितने भी हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, जितने भी प्लांट से लेके हर चीज जो भी आपको जीवित दिख रही है, वो सब के सब डीएनए के कारण है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए पाया जाता है। साथ ही साथ ये खास बात इसमें क्या है, इसमें एक यह ऐसा नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है जो सारे लिविंग एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार है। यह एक ऐसा सबसे बड़ा जैविक अणु है, बायोमॉलिक्यूल है, जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, स्व द्विगुणन की क्षमता होती है, अपनी 2 कॉपी बनाने की क्षमता होती है। सबसे खास बात, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करके अगले पीढ़ी में ट्रांसफर करने की क्षमता होती है। विगत से कितनी पीढ़ियों से लेके आप समझिए कि प्रथम जीव की उत्पत्ति से लेके और इतनी जीव जातियां जो बनी हैं, उन सबके जो कैरेक्टर्स हैं उसको पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम डीएनए ने ही किया है। साथ ही साथ तीसरी प्रॉपर्टी है इसमें रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन भी होता है, जिसके कारण विभिन्नताएं आती हैं। रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन, यही दो चीजें हैं जिसमें डीएनए में परिवर्तन होता है, और इसी के कारण आगे की पीढ़ियों में भी परिवर्तन होता रहता है। और इसमें और भी खूबियां हैं, इस पे हम और चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जीन एक्सप्रेशन चौथी प्रॉपर्टी है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब हमारे शरीर की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, उन सब के पीछे डीएनए जिम्मेदार होता है। तो ये 4 खास बातें होती हैं। साथ ही साथ इसके छोटे भाई आरएनए की चर्चा करें। जो इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि आरएनए से डीएनए का विकास हुआ होगा शुरुआत में। टेमिन और बाल्टीमोर, 2 साइंटिस्ट ने टेमिनिज्म की खोज की। ट्यूमर वायरस में वास्तव में आरएनए से डीएनए बनता है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आज भी कुछ वायरसेस में पाया जाता है। तो ये माना जाता है, इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट का मानना है कि आरएनए से डीएनए बना होगा और फिर डीएनए से सारी जीव जातियां बनी होंगी। साथ ही साथ आरएनए इसका छोटा भाई है, काफ़ी चीज़ों में मिलता है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, देखिए सभी जीव जातियों के जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, सभी जीव जातियों के, लेकिन कुछ वायरसेस में, वायरस सजीव में नहीं आते, दे एक्ट एज ए नॉन लिविंग। कुछ वायरसेस में उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उनको राइनो वायरस कहते हैं। जैसे कि बहुत ही पॉपुलर है एचआईवी, आप जानते हैं एड्स के लिए जिम्मेदार एचआईवी है। आजकल बहुत ही पॉपुलर है कोरोना वायरस, इसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। हमारे शरीर की सभी एक्टिविटीज में एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। कहा जाता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो उसका एक अपवाद है राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन नहीं है, बल्कि वो आरएनए से बना होता है। तो ये आरएनए की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, आगे हम अभी कम चर्चा करेंगे। आज हम डीएनए पे फोकस करते हैं।
तो डीएनए के स्ट्रक्चर की आज हम बात करेंगे। वास्तव में जैसे स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोगों को लगता है कि वाटसन और क्रिक इन्होंने डीएनए की खोज की, एक्चुअली ऐसा नहीं था। जेम्स वाटसन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जबकि फ्रांसिस क्रिक ये इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, और दोनों ने डीएनए के मॉडल को बनाया, एक परफेक्ट मॉडल बनाया 1953 में। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था डीएनए के बारे में, चलिए शुरू करते हैं। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस, एक ऐसा अम्लीय पदार्थ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस जो केंद्रक में पाया जाता है, वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, जिसको सबसे पहले पहचाना किसने, बाय फ्रेडरिक मैस्कर इन 1869। 1869 में फ्रेडरिक मैस्कर ने ये बताया कि केंद्रक में एक अम्लीय पदार्थ होता है। उस समय उन्होंने उसका नाम डीएनए नहीं दिया, बल्कि उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। चूंकि यह केंद्रक में था, न्यूक्लियस में था, इसलिए उसका नामकरण किया उन्होंने न्यूक्लिन। नेक्स्ट, रोजालैंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस, ये दो वैज्ञानिक थे। 1951 और 1953 में इन्होंने एक्सरे विवर्तन के द्वारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा इन्होंने बताया कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड हेलिकल होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको क्लियर नहीं कर पाए। मैं बताऊं कि आप सब जानते हैं, चूंकि ये बराबर क्लासेस में हम आप जानते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र हमारी कायिक कोशिका में होते हैं। प्रत्येक सोमैटिक सेल्स में 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46। मेरा प्रश्न है आपसे कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? प्रत्येक कायिक कोशिका में डीएनए के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला, 1950 में 1950 में एरविन चरगॉफ ने एक नियम बताया, उन्होंने पूरा एस्टिमेट किया और एक नियम बताया क्या, कि प्यूरिन्स जो है वो पिरिमिडिन्स के बराबर होते हैं। तो प्यूरिन्स में कौन आते हैं? एडेनिन, ग्वानिन। एडेनिन जुड़ता है थायमिन से, ये दोनों बराबर होते हैं। साइटोसिन जुड़ता है ग्वानिन से, या ग्वानिन साइटोसिन से, सेम बात है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो एडेनिन और ग्वानिन यानी कि ये दोनों प्यूरिन बराबर किसके होते हैं? थायमिन और साइटोसिन यानी कि पिरिमिडिन के। यहां पर एक मेरा क्वेश्चन है, अगर ये आ चुका है नीट में भी और बोर्ड में भी, अगर एडेनिन 20% है किसी भी डीएनए में, अगर एडेनिन 20% है तो साइटोसिन कितना होगा? आप सब कैलकुलेट करें, एक रीजनिंग का सिंपल क्वेश्चन है। चरगॉफ रूल में उन्होंने बताया कि एडेनिन बराबर होता है थायमिन के और साइटोसिन बराबर होता है ग्वानिन के, यानी कि प्यूरिन बराबर होते हैं, पिरिमिडिन्स बराबर होते हैं। तो यदि एडेनिन 20% है उस डीएनए मॉलिक्यूल में, तो साइटोसिन कितना होगा? हमारे कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर लिखें। इन 1953 जो हिस्टोरिकल टाइम था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताया प्रपोज्ड डबल हेलिकल मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल में उस समय की जो भी इंफॉर्मेशंस थी वो सारी की सारी एक्सप्लेन्ड हो गई, समाहित हो गई, सारी बातें आ गई। उस डीएनए के मॉडल में सारी बातें, तब तक की पता हुई सारी बातें आ गई। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द मॉडल आर एज फॉलोज। उसकी मुख्य बातें क्या थी? मुख्य बातें ये थी कि इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। आगे, व्हेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूट ऑफ सुगर फॉस्फेट, उसका जो बैकबोन होता है वो सुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है, ठीक। एंड द बेसिस प्रोजेक्ट्स इनसाइड, और जो बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो अंदर की तरफ होते हैं। नंबर 2, इफ वन चेन हैज द पोलैरिटी 5' to 3', द अदर हैज 3' to
5 प्राइम, यानी कि दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। एक का एंड अगर 5 प्राइम है तो दूसरा एंड 3 प्राइम होगा, तो जस्ट अपोजिट 3 प्राइम के सामने ये 5 प्राइम होगा। जैसे यहाँ पर है ये 5 प्राइम है तो ये जस्ट अपोजिट 3 प्राइम, ये 3 प्राइम है तो 5 प्राइम, जस्ट अपोजिट एंटी पैरेलल। इसकी दिशा इधर तो इसकी दिशा इधर होती है, एंटी पैरेलल होता है। द बेसेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड, दोनों स्टैंड पर जो बेसिस पाए जाते हैं, मींस नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, वे जोड़े में होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में? एडेनिन थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, ऐसे क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी आप देखते हैं ना, घड़ी घूमने की दिशा में, उसी दिशा में यह मुड़ा होता है। ये डीएनए हेलिकल मुड़ा होता है, क्लॉकवाइज होता है। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्राम। पिच यानी कि एक मोड़ से लेके और दूसरे मोड़ तक की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्राम या 3.4 नैनोमीटर होती है। एंड 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न्स, और प्रत्येक टर्न में लगभग 10 बेस पेयर्स होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 बेस पेयर्स होते हैं, जिसमें 2 तरह के ग्रुप्स पाए जाते हैं, 2 तरह की खांचे होती हैं। एक मेजर ग्रुप्स होती है जो बड़ी खांच होती है, दूसरी माइनर ग्रुप होती है जो छोटी खांच होती है। इस पूरे की जो चौड़ाई है डायमीटर वो 20 एंगस्ट्राम होता है। और एक चीज मैं और बता दूं कि इस प्रत्येक डंडे के बीच की जो लंबाई होती है ये 3.4 एंगस्ट्राम होता है। क्योंकि लगभग 10 होते हैं तो टोटल अगर 34 हो गया तो एक का 3.4 हो गया, तो 3.4 एंगस्ट्राम ये हर डंडे के बीच में, जो कि बीच में होता है। बैकबोन ध्यान दीजिए, शुगर फास्फेट बैकबोन, ये बैकबोन है, और इसके अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, तो अब हम इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि ये सारे न्यूक्लियोटाइड, एक्चुअली जो डीएनए की चेन होती है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। तो ये बनती कैसे है? ये बनती ऐसे है। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस, इसमें 2 हुए आपके प्यूरिन, पिरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है, एजी, और पिरिमिडीन्स में थायमिन होता है और साइटोसिन होता है। ठीक, नाइट्रोजनस बेस ये जुड़ते हैं डीऑक्सीराइबोज से। इन दोनों के जुड़ने के बाद जो संरचना बनती है उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। इस न्यूक्लियोसाइड से फास्फोरिक एसिड जुड़ता है, जिसको H3PO4 कहते हैं। ठीक, इसके बाद ये संरचना बनी न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रहे, न्यूक्लियोसाइड में केवल नाइट्रोजनस बेस के साथ डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, और इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फास्फोरिक एसिड जुड़ता है तब उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये मोनोमर कहलाता है, यानी कि एक लक। ऐसे मान के चलिए जैसे अगर बड़ी माला है और उसके प्रत्येक मोती को हम अगर एक लक माने तो वह एक मोती की जो संरचना है उसमें 3 बातें हैं। नाइट्रोजनस बेस है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है और फास्फोरिक एसिड है। और जब इसी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होता है, आप ध्यान दें, सबसे बड़ा जैविक अणु होता है और 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, और एक बेस पेयर बनाने में ये 3 होते हैं। तो आप सोच सकते हैं इसकी लंबाई अगर आप निकालेंगे तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं हम ह्यूमंस में, और ई कोलाई में 3.4 इंटू 10⁴ होता है, 6 होता है। एस्चेरिचिया कोलाई जिस पे काफ़ी रिसर्च हुआ है, ई कोलाई जिसको कहते हैं, हमारे पेट में पाया जाता है, हमारी आंतों को स्वस्थ रखता है।
नेचुरली हमारे आपके पेट में पाया जाता है। इससे कुछ स्ट्रेन्स हैं जो गलत खाने के साथ अगर हमारे शरीर में चले गए तो डायरिया होता है। उन्हीं स्ट्रेन से सम स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई आर काज टू डायरिया, लेकिन सारे नहीं, बाकी जो नेचुरली पाए जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन को, एलिमेंट्री कैनाल को स्वस्थ रखते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये मोनोमर्स कहलाते हैं। इन्हीं का जब पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि एक करके जुड़ते जाते हैं। केमिस्ट्री की जो कह लीजिए टेबल होती है, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, ये इसका टेबल होता है। तो 10 से जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको पॉली बोलते हैं। एक्चुअली जब बायोलॉजी को हम हायर लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो केमिस्ट्री हो जाता है। यहाँ पे हम पूरा आप देखेंगे कि लगेगा ये नहीं कि हम बायो पढ़ रहे हैं, बल्कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लेवल पे एक्चुअल में क्या घटनाएं होती हैं, हमारे शरीर की जो सारी घटनाएं हैं वो मॉलिक्यूलर बेसिस पे होती हैं। और जब हायर लेवल पे आप बायो पढ़ते हैं तो आपका स्टडी लेवल भी केमिस्ट्री लेवल पे आ जाता है। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड जो मोनोमर्स होते हैं, इनका जब पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि कई सारे जुड़ते हैं, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए की चेन बन जाती है, डीएनए बन जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो हम इसका मॉलिक्यूलर बेसिस पे अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में मॉलिक्यूलर बेसिस पे ये कैसा होता है। चलिए इसी बात को और डिटेल में समझते हैं। तो शुगर हम सबको पसंद है। जो इसमें शुगर होती है वो पेंटोज शुगर होती है। इसका नाम है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर आपके सामने है। आप कहेंगे डीएनए में राइबोज कहाँ होती है? ये तो आरएनए में होती है। बिल्कुल सही, ये आरएनए में होती है। अब इसको हमें डीऑक्सी राइबोज बनाना है और उसी के आधार पर ये ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें कौन सी शुगर है? डीऑक्सी राइबोज। तो वेरी सिंपल, एक ऑक्सीजन इसका निकाल देंगे दूसरे स्थान का, 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेसेस हैं और 5 प्लेसेस की वजह से ये पेंटोज शुगर है। 5 कार्बन होते हैं। अगर 6 कार्बन होता जैसे ग्लूकोज है तो उसमें उसको हेक्सोज शुगर कहते हैं। शुगर से तात्पर्य हम लोग सुक्रोज लगाते हैं, C12H2211 जो चीनी खाते हैं वो शुगर उसको बोलते हैं। बट केमिकली जब आप बात करेंगे तो ट्रायोज से लेके हेप्टुलोज तक की शुगर होती है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन्स। तो इसमें कार्बन 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए जैसा मैंने अभी इसके पहले बताया 5 है तो पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है। तो पेंटोज शुगर का टाइप कौन सा होता है? राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। तो इट वाज राइबोज शुगर। अगर यहां पर सेकेंड पोजीशन पे OH है तो ये राइबोज है, लेकिन अगर एक ऑक्सीजन को हमने हटा दिया तो ये हो गई क्या? डीऑक्सी राइबोज। सिंपल, सिर्फ सेकेंड पोजीशन के एक ऑक्सीजन को हटाया। डी शब्द किसी के भी पहले आया तो उसको ले डूबता है। जैसे डी एमिनेशन मतलब एमीन गया, डी कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिल गया, डिहाइड्रेशन हाइड्रोजन गया, डिहाइड्रोजनेशन हाइड्रेशन में पानी होता वो गया। ऐसे ही डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन गया। तो राइबोज में से केवल सेकेंड प्लेस का एक ऑक्सीजन निकल जाने से वही का वही, सब कुछ वही, ये बदल गया किसमें? डीऑक्सी राइबोज शुगर में। सिंपल। अब यहां का जो पहला स्थान है इसी जगह पे मान लीजिए यहां पर एक नाइट्रोजनस बेस एडेनिन जुड़ गई। कौन सी जुड़ गई? एडेनिन। इसका स्ट्रक्चर ही बना देते हैं एडेनिन या गुआनिन, कोई भी बना देते हैं, मान लीजिए एडेनिन ही बना देते हैं। तो ये बनेगा इस तरह, एडेनिन
ओके, एडेनिन के 9वें स्थान पर N9, यहाँ से ये इसका पहले स्थान पर जुड़ता है और जो बॉन्ड बनता है ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर ऑन द प्लेस। पहले स्थान के कार्बन से ये जुड़ता है और नाइट्रोजिनस बेस में एडेनिन, जो कि एक्चुअली प्यूरिन्स होते हैं। प्यूरिन्स में यहाँ पर मैंने बताया ना कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स दो होते हैं, तो ये प्यूरिन्स होते हैं, इनके 9वें स्थान पर, और पिरिमिडिन के पहले स्थान से जुड़ते हैं। पिरिमिडिन के पहले स्थान से साइटोसिन, यूरेसिल इसमें पाया नहीं जाता, वो आरएनए में होता है, एंड थायमिन। थायमिन और साइटोसिन के पहले स्थान पर ये जुड़ता है। ठीक, यहाँ के नाइट्रोजन के 9वें स्थान पर 3 नाइट्रोजन के इसमें एटम्स होते हैं, यहाँ पर पहले स्थान पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। और 5वें स्थान पर ध्यान रहे, यहाँ H3PO4, यहाँ पर O, यहाँ पर CH2, OH निकल जाता है, पानी का एक कण, इसी के कारण डीएनए यहाँ पर आप देख रहे हैं निगेटिवली चार्ज होता है, और इसी के कारण ये फास्फोरिक एसिड है, अम्ल है। इसी अम्ल के कारण, फास्फोरिक अम्ल के कारण डीएनए भी अम्लीय होता है। ध्यान रखिएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर इस तरह बन गया, ये दोनों जब जुड़े, ये नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर, तो ये न्यूक्लियोसाइड बना, और जब इस न्यूक्लियोसाइड से ये फास्फोरिक एसिड जुड़ गया तो ये न्यूक्लियोटाइड बना। आप ध्यान दीजिए, एटीपी का नाम आपने सुना होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होता है, बस केवल अंतर क्या होता है, उसमें एडेनिन नाइट्रोजनस बेस होता है और यहाँ पर राइबोस शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस नहीं होती, राइबोस शुगर होती है। तो एडेनिन और राइबोस शुगर मिलके एडेनोसिन बनाते हैं, एंड ये मोनोफॉस्फेट है। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक, जब 2 जुड़ जाएंगे एक और तो डाइफॉस्फेट, और 3 जुड़ जाएंगे तो ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी इतना महत्वपूर्ण है, यूं समझिए जैसे हम बाजार जाते हैं तो पैसा खर्च करके सामान लेते हैं। हमारे शरीर में हर काम के लिए जो चीज खर्च होती है वो एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रेस्पिरेशन में इसी एटीपी को बनाया जाता है। एक्चुअली रेस्पिरेशन में एटीपी ही बनती है जो हमारे हर वाइटल एक्टिविटीज में काम आती है, खर्च होती है और फिर रेस्पिरेशन में बनती है बॉन्डिंग से। तो वह स्ट्रक्चर जो है वो एटीपी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सेलुलर करेंसी कहा जाता है, सेलुलर करेंसी। सेल में इसी का राज चलता है, एटीपी का है। एटीपी खर्च करो काम करो, एटीपी खर्च करो काम करो। तो एटीपी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही होता है, एडेनिन, राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट। व्हेन 3, 1 तो मोनो, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट 2, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और 3 तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडीपी में कन्वर्ट होता है, जब एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता है तो 7300 कैलोरी मिलती है। ऐसे ही फिर वो जुड़ जाता है बॉन्डिंग करके, तो फिर वो एनर्जी बॉन्ड के रूप में कंजर्व हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। तो यहां पर ध्यान दें कि इस तरह से एक बना। अब आप ध्यान दीजिए, 5वां स्थान है, यहाँ पे 5वां स्थान है, और ये 3रा स्थान है। ये 1 2 3, तो ये एंड इसका क्या हो गया 3 प्राइम, और ये एंड क्या हो गया 5 प्राइम। अब इसी जगह एक ये न्यूक्लियोटाइड तैयार, एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस, डीएनए के मामले में एक डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक फास्फोरिक एसिड, ये 3 मिलके एक अणु बनाएंगे किसका, न्यूक्लियोटाइड का। और यही न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे मिलेंगे तो बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और डबल हेलिकल होता है तो दोनों में बनेंगे। अच्छा, इसका बैकबोन क्या होता है, इसका बैकबोन ये होता है, ये शुगर और ये फास्फोरिक एसिड मिलके इस डीएनए का बैकबोन बनाते हैं, ये शुगर फास्फेट बैकबोन। और ये जो नाइट्रोजनस बेस होती हैं ये साइड में होती हैं, और साइड में
एक तरफ अगर ये 3 प्राइम है तो दूसरी तरफ ये 5 प्राइम। ये कैसे लेते हैं आप ध्यान दीजिए कि ये सिरा इसका अगर थोड़ा मिक्सअप हो गया है तो हम थोड़ा मिटा देते हैं, ऐसे समझिए। अब आप इन दोनों सिरों पर विचार करिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब ऐसे एक है तो एक और जुड़ेगा, तो जो तीसरा स्थान है, या इसको यहां से समझते हैं, ये यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, ये पांचवा स्थान है। तो यहां पांचवें स्थान पर जो फास्फेट है, इस अगले वाले न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि इस वाले से इस ये शुगर के तीसरे स्थान से जुड़ेगा। यानी कि फास्फेट दो जगह से जुड़ा होता है, एक के पांचवें स्थान से और दूसरे के तीसरे स्थान से। ये जो बॉन्ड बनाता है 5 फास्फो एस्टर बॉन्ड, ध्यान दीजिए, यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना और यहां पर 5 फास्फो, 5 इसलिए क्योंकि पांचवें स्थान पर है, फास्फो एस्टर बॉन्ड, ये नहीं भूलिएगा। फास्फो मतलब फास्फोरस और एस्टर होता है, इसमें चूंकि इसका केमिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है तो इसलिए एस्टर बॉन्ड होता है। किसके किसके बीच में? इन दोनों शुगर्स के बीच में जो फास्फोरिक एसिड होता है उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो फास्फो एस्टर बॉन्ड होता है। तो यहां पर 2 बॉन्ड आपको मिले अभी तक। अब एंड पे ध्यान दें कि इसका ये एंड 3 एंड एकदम ओपन है। ऐसे ही बहुत सारे जोड़ते चले जाएं, 1 2 3 4 हजारों लाखों, लेकिन जो लास्ट का एंड होगा वो 5 एंड होगा। ये जो छूटेगा, ये देखिए 5 एंड, अब इसके आगे कोई बाधा नहीं है और आगे नहीं है, तो 5 एंड खुला। तो अब इसको क्या बोलेंगे? 5 प्राइम जो ओपन एंड है, और इसको क्या बोलेंगे? 3 प्राइम जो इसका ओपन एंड है। और जैसा कि यहां पे बताया गया है, द वन चेन हैज द पोलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, द अदर हैज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब जस्ट एंटी पैरेलल होता है। तो अब ध्यान दें, अगर इधर ये 5 प्राइम है तो उल्टा एंटी पैरेलल यानी कि उल्टा होगा, तो ये 3 प्राइम। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये चीज ओपन है, 1 2 3, यहां आगे कोई नहीं है, और यहां पर ये 5 के आगे कोई नहीं है, तो 3 प्राइम और यहां हो गया 5 प्राइम। और अंदर की तरफ में, ये तो बैकबोन हो गई दोनों साइड में, अंदर की तरफ जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं वे एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ती हैं। किसके द्वारा जुड़ती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। आप ध्यान दीजिए कि अब एक ही स्ट्रक्चर में, एक न्यूक्लियोटाइड में हमें 3 तरह के बॉन्ड मिल रहे हैं। बिटवीन नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड, बिटवीन फास्फोरिक एसिड एंड शुगर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक, बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक ही स्ट्रक्चर में हमें 3 अलग अलग बॉन्ड मिले। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में। साइटोसिन से गुआनिन जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आप देख सकते हैं यहां पर विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन, बिटवीन द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स थायमिन एंड एडेनिन, इनके बीच में। आई होप आपके समझ में पूरी बात आ गई होगी और हमारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी आप देंगे। डीएनए 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी और जेड। हम लोगों में जो पाया जाता है वो बी टाइप का है। मनुष्यों में पाया जाने वाला डीएनए बी टाइप का होता है, पहली बात। दूसरी चीज जो अभी मैंने पूछा कि कितने डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वो है आंसर 46। जितने गुणसूत्र उतने डीएनए के मॉलिक्यूल। अब रही बात इसका आंसर, एडेनिन अगर 20% है तो साइटोसिन कितना होगा, ये आपको अभी भी इसका आंसर बताना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कैसा समझ में आया, आप इसको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे के वीडियोस का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।